स्वागत है आप सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के बृहत कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं सिवान जिला के जीरादेई गांव में भारत रत्न संविधान सभा के पहले अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पैतृक गांव में। ये वो स्थान है जहां से भारत का वो सच्चा सपूत पैदा हुआ जिसने राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन पे तो भाग लिया ही, लेकिन राष्ट्र के भावी भविष्य निर्माण में भी व्यापक भूमिका निभाई और भारत के राष्ट्रपति के पद पर पहुंच करके राजनीति की वो गरिमा स्थापित की जिन मानकों पर अब पहुंच पाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज भारत दर्शन के इस अंक में हम यहाँ से पढ़ेंगे भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में। भारत के जितने भी वर्तमान में जो हमारे श्री रामनाथ कोविंद हैं, महामहिम श्री रामनाथ कोविंद हैं, यहाँ तक की पूरी यात्रा को पढ़ेंगे। मैं भारत के सभी 14 राष्ट्रपतियों के बारे में क्रमशः आप लोगों को बताऊंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा और यहाँ से आज आप इनके पैतृक गांव को, पैतृक घर को देखेंगे। जीरादेई के बारे में विभिन्न जानकारियाँ हम मंथन कार्यक्रम के माध्यम से भी देंगे। तो भारत दर्शन के इस कार्यक्रम से आप सभी भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा एक व्यापक स्तर पर भारत दर्शन की बृहत सीरीज निरंतरता के साथ जारी है। इससे पहले कई अंक आ चुके हैं और आप सभी ने देखा होगा कि शिक्षा में एक नए मानक और नए पैमानों के तहत हम आप सभी को भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत उस स्थान पर लेकर जाकर पढ़ाते हैं जिस स्थान पर संबंधित किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ स्थान होता है। तो भारत के राष्ट्रपति और सभी राष्ट्रपतियों के बारे में आज जानेंगे हम। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मभूमि से, जन्मस्थल से। इससे पहले के जितने भी एपिसोड हैं आप सभी को जरूर देखना चाहिए। पहला एपिसोड थार के मरुस्थल से आया था, इसके बाद देवप्रयाग से आया था, गढ़वाल हिमालय से आया था, आपदा प्रबंधन से आया था, इसके बाद जो है आपका जो टिहरी गढ़वाल डैम है वहाँ से एक एपिसोड आया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एपिसोड आया था, इसके बाद कालीबंगा से एक एपिसोड आया था और आपका इंदिरा गांधी कैनाल से आया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मभूमि से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में क्रम से जानिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं हम भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में विस्तृत और व्यापक जानकारी। मेरे साथ आप राजेंद्र प्रसाद जी के घर को भी देखेंगे और मैं आपको सभी राष्ट्रपतियों को पूरा याद करा दूंगा। संघ लोक सेवा आयोग सहित जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं या विभिन्न भारत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, हमेशा ये पूछा जाता है और मैं चाहता हूं कि आपको सारी जानकारी दूं। इसके बाद राष्ट्रपति पद के बारे में जो जानकारी है, राष्ट्रपति का पद जो संविधान में लिखा गया अनुच्छेद 52 से लेकर लगातार विभिन्न अनुच्छेद संविधान में हैं, जहां पे राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति के लेकर के विभिन्न प्रकार के उपबंध किए गए हैं, उन सब की जानकारी मैं राष्ट्रपति भवन से आपको पढ़ाऊंगा। राष्ट्रपति भवन से हम पूरे संवैधानिक अनुच्छेदों को पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति के पद की गरिमा को स्थापित किया गया था। तो आज यहां से भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में क्रम से एक एक करके जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के घर और वहां से एक एक करके आपको जानकारी हम देना प्रारंभ करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का पद हमारे गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधि। गणतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जहां पर देश का प्रमुख चुना हुआ होता है, एक निश्चित अवधि के द्वारा जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुना जाता है। तो हमारे देश में संप्रभु गणतंत्रात्मक लोकतंत्र व्यवस्था को संविधान द्वारा बनाया गया, विकसित किया गया और ये पद अपने आप में बहुत ही गरिमामय पद है। देश का पहला नागरिक भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं और समय के साथ साथ देश की आज़ादी के 70 साल बाद लगातार इस पद पर विभिन्न व्यक्ति आसीन होते रहे और इस पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को लगातार बढ़ाते चले गए। उनमें से एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सच्चे वीर। देश की आज़ादी पे तो अहम योगदान किया ही, चंपारण सत्याग्रह से ही महात्मा गांधी के साथ सक्रिय तौर पर देश की आज़ादी के इस संग्राम पर कूद गए और इसके बाद लगातार व्यापक तरीके से उन्होंने देश के भावी भविष्य निर्माण में एक महती भूमिका निभाई और राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। तो 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। चूंकि भारत को गणतंत्रात्मक व्यवस्था, चूंकि 26 जनवरी 1950 को ही देश को संविधान को लागू करना था और चूंकि देश का संविधान देश को गणतंत्रात्मक लोकतंत्र के तौर पे चिन्हित करता है, इसलिए राष्ट्रपति को
संविधान सभा के अध्यक्ष को सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद पर बैठा दिया गया। इसके बाद 1951 में चुनाव हुए। राष्ट्रपति के पहले चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। फिर 1957 में पुनः दोबारा चुने गए। इस तरीके से लगभग 12 साल की अवधि तक हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। और फिर क्रम से लगातार राष्ट्रपतियों की एक लंबी सूची है जिनके बारे में मैं आज आपको पूरी तथ्यात्मक विवरणात्मक जानकारी देने जा रहा हूं। एक बार हम राष्ट्रपति पद की सारी कंप्लीट जितनी भी सूची है उसे जानने का प्रयास करते हैं। आजादी से लेकर अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति हुए हैं इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि हम राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन कार्य के बारे में बात करें, चूंकि आज हम उनके पैतृक गांव में हैं, उनके घर में हैं, तो यदि हम उनके जीवन काल के बारे में बात करें तो देखा जाए तो शैक्षणिक जीवन जो उनका था, शैक्षणिक बाल्यावस्था से ही बहुत ही प्रखर प्रतिभा के धनी थे और लगातार उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। इसके बाद कानून का ज्ञान हासिल किया, LLM किया, परास्नातक किया, कोलकाता के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के पढ़े हुए गोल्ड मेडलिस्ट थे और सबसे ज्यादा एक प्रखर प्रतिभा के धनी उस समय अवधि में, जिस समय अवधि में देश जो है पराधीनता में था। बहुत कम ही लोग होते थे जिनके पास जो है PhD जैसी उपाधियां होती थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनमें से एक थे जिन्हें ये समझते थे कि देश को यदि आज़ाद कराना है तो इसमें शिक्षा सबसे प्रमुख है और शिक्षा जिसके पास भी होती है निश्चित तौर पे शिक्षा ही आपको सब कुछ देती है। इस चीज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिखाया। तो एक छोटे से गांव से निकल के राष्ट्रपति बनने तक का सफर इतना साधारण नहीं था। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी के साथ सक्रिय तौर पर आए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी संकट में, जो आप त्रिपुरी आंदोलन के नाम से जानते, त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, 1939 में जब पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के प्रतिनिधि और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो विवाद हुआ, उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद तत्पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका के बाद देश की संविधान सभा जो 1946 में बनाई गई, उससे पहले जब अंतरिम सरकार बनाई गई तो कृषि और खाद्य मंत्री का पद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। तत्पश्चात यदि हम आगे बात करें तो दूसरा अध्यक्ष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा थे। दूसरे अध्यक्ष के तौर पर यानी 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, तो स्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया। तत्पश्चात इसके बाद देश का संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन, लोकसभा का अध्यक्ष की जो भूमिका होती है वर्तमान में, संविधान सभा के अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इन सभी व्यवस्थाओं को पूरे देश के संचालन के लिए जो पूरा एक संविधान बनना था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ही बना। बहुत बड़ा योगदान इस बात में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाता है। एक एक बहसों को बारीकी से सुनना, उन पे एक जनमत संग्रह कराना और संविधान में उन चीज़ों को एक्सेप्ट कराना, पूरी संविधान सभा में एक व्यवस्था बना के रखना, ये व्यापक कार्य संचालन और विभिन्न समितियों की अध्यक्षता करना और पूरे संविधान की बहुत बारीकी से निरीक्षण करना। चूंकि कानून के छात्र थे तो ऐसे में संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी जाता है। इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पे उस पद की गरिमा पे आए जो देश का सबसे प्रमुख और सबसे वास्तविक पद है। राष्ट्रपति की शक्तियां और वास्तविक शक्तियां चलो उस अलग विषय पे जाते हैं, लेकिन जो गरिमा है उस पद की गरिमा को सुशोभित करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो मैं एक बार पूरी लिस्ट बताऊंगा, इसके बाद आपको राष्ट्रपति जी के इस घर को भ्रमण करवाऊंगा और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इसे भ्रमण करते हुए मेरे साथ भारत के राष्ट्रपतियों के एक एक विषय वस्तु बिंदुवार जानकारी जानेंगे। एक बार हम लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये पद था, ये पूर्व अधिकारी था इस पद से पहले, जो कि महारानी का प्रतिनिधि हुआ करता था। राजगोपालाचारी जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे वो इस पद पर आसीन थे। इसको रिप्लेस करने के बाद भारत के राष्ट्रपति का पद आता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने जो कि 1950 से लेकर 1962 तक रहे, लगभग 12 साल की अवधि तक रहे, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति पद पर आसीन रहने वाले व्यक्तियों में से हैं। तत्पश्चात सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप जानते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, और जब कभी मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के घर जाऊंगा
मद्रास प्रांत में है, वहां से भारत के सभी उपराष्ट्रपतियों के बारे में भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आज हम यहां से पढ़ रहे हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बड़े शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, इनके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन साहब, जो कि 1967 से 1969 तक रहे। तत्पश्चात जो है आपके इनकी चूंकि कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो जाकिर हुसैन जी के बाद आते हैं आपके बीबी गिरी साहब। ये कार्यवाहक रहे कुछ समय, लेकिन इसके बाद जो है जब कार्यवाहक थे तब उपराष्ट्रपति के पद पे भी थे, और राष्ट्रपति के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। चूंकि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा देने के बाद जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपको पता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर कुछ समय के लिए आए थे। तो दो कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं, पहले बीबी गिरी साहब और इसके बाद जो है हिदायतुल्लाह साहब। ठीक है, इसके बाद बीबी गिरी हमारे परमानेंट जो है ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़के आते हैं, जीतते हैं बीबी गिरी साहब। तत्पश्चात जो है फखरुद्दीन अली अहमद, और इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो जाती है फखरुद्दीन अली अहमद जी की। तत्पश्चात जो है फिर से बीडी जत्ती साहब जो है कार्यवाहक, चूंकि उपराष्ट्रपति पद पे थे, तो जैसा कि आपको पता होगा कि यदि राष्ट्रपति किसी कारण से अपने पद से त्याग दे देता है या उसकी मृत्यु हो जा सकती है आसामयिक, या अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति को दायित्व देता है, तो 6 माह के लिए उपराष्ट्रपति जो है उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। तो फखरुद्दीन अली साहब की आसामयिक मृत्यु हो जाने के बाद जो है बीडी जत्ती साहब आए। तत्पश्चात जो है आपके नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में आपको एक जानकारी होगी कि पहली बार जब इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो उसके बाद उस समय ये जीत नहीं पाए, लेकिन इसके बाद जो है ये 1977 में निर्विरोध चुने गए। ठीक है, तो 1977 से 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी थे। तत्पश्चात ज्ञानी जैल सिंह आए, इसके बाद आर वेंकट रमन आए, इसके बाद शंकर दयाल शर्मा आए, के.आर. नारायण साहब आए, एपीजे अब्दुल कलाम सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति के तौर पर रहे भारत में, और इसके बाद प्रतिभा पाटिल जी आई, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। इस पद पर एक महिला भी राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुई, ये भारत की महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके बाद प्रणब मुखर्जी साहब, और वर्तमान में हमारे महामहिम श्री रामनाथ कोविंद साहब हैं। तो अब जो है हम डिटेल से सभी राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कई राष्ट्रपति जो है स्वतंत्र रहे और कई राष्ट्रपति विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े रहे, और इस पद पर लगातार इसकी गरिमा को लगातार बढ़ाते रहे। और राष्ट्रपति पद को लेकर के जो विभिन्न उपबंध हैं, चाहे वो संवैधानिक उपबंध हो, मैं सभी आपको पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से। राष्ट्रपति भवन से, सीधा राष्ट्रपति भवन से, दिल्ली से हम सभी संवैधानिक उपबंध पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है हम यहाँ पर सभी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल, उनके विवरण, उनके कार्यकाल में क्या क्या चीजें थी, उनके जीवन के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। मेरे साथ आप लोग पूरे भवन का जो इनका पैतृक घर है इसका भ्रमण करेंगे और साथ साथ में बताऊंगा। तो भारत के पहले जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ होता है और ये 12 मई 1962 तक रहते हैं। एक प्रेरणादायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे और संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया। 1951 में निर्वाचन मंडल द्वारा इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था। फिर इसके बाद 1957 में पुनः चुनाव हुए। उसके बाद फिर निर्वाचक मंडलों द्वारा, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं और विधानसभा के चुने हुए निर्वाचित सदस्य हैं, तो इनके प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जो भारत के राष्ट्रपति को चुनता है। तो इस प्रकार भारत के एकमात्र राष्ट्रपति बने जो 2 बार पदों पर काम कर चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विभिन्न मानकों को निर्धारित किया, एक जो राजनीतिक शुचिता है उसका पूर्ण पालन किया, और आज भी आप जब आकर देखेंगे तो पैतृक तौर पे इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बनाया जो वर्तमान में राजनीति में हमें देखने को मिलता है। 1962 में ही इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राजनीतिक प्रतिबद्धता और संबद्धता भी रखते थे। तत्पश्चात सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरीके से शैक्षणिक और एक विद्वान थे, प्रमुख दार्शनिक थे, शिक्षक थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। राधाकृष्णन को आपको, जैसा कि आपको पता होगा कि ये सोवियत संघ के में राजदूत भी थे भारत के। पहले ये भारत के राजदूत रहे और इसके बाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी बने। 1954 में ही इन्हें भारत रत्न दिया जा चुका था और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही इन्होंने देश की शैक्षिक शिक्षा प्रणाली, शैक्षणिक विकास के लिए बहुत योगदान दिया। यूजीसी के पहले, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले अध्यक्ष भी ये बने थे। तो राष्ट्रपति पद के दौरान इन्होंने बहुत सारे बड़े स्तर पर, और इन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रतिबद्धता नहीं रखी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे ही आपको पता है कि 5 सितंबर को जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये हमारे देश के
एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार रहे हैं और इसके बाद राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। शायद ये बड़ा असंभव होगा कि कोई व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे और फिर राष्ट्रपति पद पर रहे। तो एक बड़े और व्यापक जो है पैमाने इन्होंने भी निर्धारित किए। तत्पश्चात जाकिर हुसैन साहब, ये जो है आपके भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन होते हैं और 13 मई 1967 को भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति बनते हैं। और आपको जैसा कि पता होगा, चलिए मैं आपको अब थोड़ा सा भ्रमण कराता हूं। आप जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो घर है, एक बार आप लोग अभी देख ही रहे थे, आगे हम चल करके एक बार देखेंगे बड़े नज़दीक से, जहां पर यहाँ पर उनका बिस्तर लगाया गया है, जहां पर वो रहते थे, संरक्षित किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। तो एक बार जो है उनके आवास को हम लोग नज़दीक से देखते हैं। तो आप सभी राजेंद्र बाबू के गांव को हम लोग बारीकी से अब देखेंगे, एक एक नज़ारे। ये प्रारंभ है, आप एंट्रेंस गेट देख रहे हैं और साथ ही में भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके बारे में आपको बताता जाऊंगा, जानकारी देता जाऊंगा और आप लोग इसका अवलोकन करते जाइएगा, देखते जाइएगा। पूरा वर्चुअल व्यू आपको मिलेगा यहाँ से, तो एक एक जगह हम जाते जाएंगे, ठीक है। तो जाकिर हुसैन साहब के बारे में मैं बता रहा था कि ये भी बड़े विद्वान थे, शिक्षाविद थे। जाकिर हुसैन और राधा कृष्णन दोनों देख सकते हैं कि भारत के शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अग्रसारित थे। जो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया है उसके वाइस चांसलर भी रहे हैं ये, और तीसरे राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी वाइस चांसलर रहे हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। 1963 में जो आपके जाकिर हुसैन थे उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति होने के साथ साथ देश के राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनका देवासान भी हो गया और ये उस दुनिया में चले गए जहां से कोई वापस लौट के नहीं आता है, और राजनीतिक तौर पे पूरी तरीके से स्वतंत्र रहे। इसके बाद बीबी गिरी साहब आए। बीबी गिरी साहब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी साहब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे थे और इनका कार्यकाल जो है 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक था। जाकिर हुसैन ने अपने कार्यकाल में ही जाकिर हुसैन साहब के कार्यकाल में ही निधन हो जाने के कारण से इनको उपराष्ट्रपति जो बीबी गिरी साहब थे, इन्हें बराह वेंकट गिरी भी बोलते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद पर स्थानांतरित किए गए और 2 महीने तक इन्होंने पद पे कार्य किया। फिर आगामी जो राष्ट्रपति चुनाव थे उसके कारण से इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तभी इसी समय जो सुप्रीम कोर्ट के, चूंकि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली था, राष्ट्रपति का पद भी खाली था, तो उनकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सीजेआई होते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नहीं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होते हैं। तो आपको जैसा कि मैं यहाँ पे जानकारी दे दूं कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब उस समय सीजीआई थे और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 1968 से 1980 के बीच में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे काफ़ी लंबी अवधि तक, और बहुत ही बड़े प्रतिष्ठा है, कह सकते हैं कि एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिला कि भारत के राष्ट्रपति पद पर भी आए। इसके बाद बीबी गिरी साहब फिर से भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। आप देख सकते हैं आवासीय स्थल है, यहाँ पे स्वच्छता का पूर्ण अभाव है, ये आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये होना चाहिए उस तरीके से अभी विकसित नहीं किया गया इसको, और इस पे बहुत ज़्यादा भारत सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनको भी जिस तरीके से जो योगदान है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, इनको वो मिलना चाहिए। यहाँ पे फंड का पूर्ण अभाव है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जर्जर होता जा रहा है ये स्थान। तो यदि भारत सरकार के कोई भी प्रतिनिधि इस वीडियो को देखें तो निश्चित तौर पर इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बीबी गिरी साहब हैं जो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, और इसके बाद ये जो है पहले श्रीलंका के जो है उच्चायुक्त थे और फिर उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति के रूप में सेवा की उन्होंने। 1956 से 1960 के बीच उत्तर प्रदेश और 1960 से 1965 के बीच और केरल में, कर्नाटक में राज्यपाल भी रहे। तो ये राज्यपाल और उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र जो है ये जो है व्यक्ति थे। फिर फखरुद्दीन अली अहमद जी के बारे में आपको पता होगा। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो है भारत के राष्ट्रपति पद पर आए, और इन्होंने ये पहले मंत्री के रूप में थे और इसके बाद जो है देश में इसी दौरान आपातकाल भी लगा था। आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी सरकार थी और देश में इस समय आपातकाल लगा था, और आपातकाल के दौरान ही यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता और जो चुनाव प्रणाली है, 42वां संविधान संशोधन है, बहुत सारा, ये पद बहुत विवादास्पद था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा विवादास्पद पद था इनका, और राजनीतिक तौर पे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। इसके बाद इनकी मृत्यु भी अपने कार्यकाल के दौरान ही हो जाती है। तत्पश्चात बीडी जत्ती साहब जो है भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और इनको बसप्पा दानप्पा जट्टी भी बोलते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर आते हैं बीडी जत्ती साहब। और आपको जैसा कि पता हो कि जो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, दूसरे राष्ट्रपति थे, कार्यकाल के दौरान दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये राजेंद्र बाबू जी का निश्चित तौर पे बिस्तर है, जहाँ पे गांधी जी इस क्षेत्र में आए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है, एक डेट लिखी हुई है, शायद 1927 में जनवरी 18 जनवरी 1927 को यहाँ पर गांधी जी सुबह आए थे। और जो है ये पूरा यहाँ पे तिथि आप देख सकते हैं। तो ये जो है एक मेमोरियल है, ऐतिहासिक मेमोरियल है। 1927 के बारे में आपको पता होगा कि ये वो समय था जब देश में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था और बड़े स्तर पर देश में जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन था उसको लेकर के एक नई बयार प्रारंभ हो गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं एक तस्वीर है, यहाँ पे राजेंद्र जी के बड़े भाई जी का कमरा है, श्री महेंद्र प्रसाद जी का। ये आप देख सकते हैं कि मेमोरियल यहाँ पे लगा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संग्रहालय बनाया गया है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, हम संग्रहालय के अंदर अभी ना जाके पहले आपको ऐसे ही यहाँ पे रूबरू कराएंगे। ठीक है, मरम्मत की ज़रूरत है यहाँ की दीवारों को और निश्चित तौर पे इसको फिर से एक बार जो है नए सिरे से डेवलप करना चाहिए। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये बीडी जत्ती साहब के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति बनते हैं 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। भारत के ये फ्रीडम फाइटर थे, दक्षिण भारत के प्रेरक क्रांतिकारी थे और जो है प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य के तौर पे थे और इसके बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पे भी थे और फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पे भी काम किया है 1975 में और फिर जनता पार्टी में शामिल हो गए। और जैसे ही आपको पता है कि सत्ता परिवर्तन 1977 में हो जाता है देश के चुनाव के दौरान, ये संग्रहालय है, यहाँ पर राजेंद्र बाबू जी का पूरा जीवन परिचय दिया गया है। और आप लोग जब भी कभी यहाँ आएंगे, मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि एक बार सभी छात्रों को यहाँ जरूर आना है, एक बार यहाँ से देख कर जाइएगा। यहाँ पर एक बार जो है आपको आना चाहिए। जीरादेई को वो स्थान नहीं मिला है जो स्थान में बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो बड़े स्तर पे छात्र जो है यहाँ पर आएँ, इस स्थान को देखें, यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करें। तो हम राष्ट्रपतियों की बात कर रहे थे, तो 1977 में देश में जब चुनाव हुए तो पूरी तरीके से एक सत्ता परिवर्तन हुआ और इस सत्ता परिवर्तन में नीलम संजीव रेड्डी जो है जनता पार्टी से चुने गए और 1977 से 1982 तक देश के राष्ट्रपति रहते हैं। इसके बाद 1982 में पुनः चुनाव हुए और इंदिरा गांधी सरकार आ चुकी थी। इस समय ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति रहे। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे, प्रमुख नेता थे और पहले गृह मंत्री के तौर पे भी थे, कई मंत्री पदों पर रहे हैं। इनके दौरान भी काफ़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, आपने इसका नाम सुना होगा। देश में बड़े स्तर पे सिख दंगे भी इसी दौरान हुए थे और इसी दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हो गई थी और सिख विरोधी दंगे पूरे भारत भर में फैल गए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा। राजनीतिक तौर पे ज्ञानी जैल सिंह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे, पहले सिख जो है राष्ट्रपति के तौर पे भी जानते हैं इन्हें। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सिद्धांत में गलत है वो व्यवहार में सही नहीं हो सकता। ये एक तो इनका मोरल थिंकिंग है और इस पे जो है क्लासेस में हम बात करेंगे। इसके बाद रामास्वामी वेंकट रमन, ये 25 जुलाई 1987 को ज्ञानी जैल सिंह के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 25 जुलाई 1992 तक तो रामास्वामी वेंकट रमन एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 4 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए, वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और इसके बाद उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया और बाद में भारत के राष्ट्रपति के तौर पे आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ये देखिए एक बिहार का दिखाया गया है राजेंद्र प्रसाद कैसे जीरादेई जैसे एक छोटे से शहर से किस तरीके से आगे निकल के आया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नमक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस से किस तरीके से एक नेता के तौर पे निकल के आए और भारत के राष्ट्रपति में तब्दील हो गए। एक बड़े समाज सेवक थे, शासकीय कार्यभार भी संभाला, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ गया। विभिन्न तस्वीरें आप लोग आराम से देखिए, रूबरू होइए। तो हम बात कर रहे थे रामास्वामी वेंकट रमन के बारे में।
तो राजनीतिक संबद्धता इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। तत्पश्चात शंकर दयाल शर्मा, इनके बारे में आपने नाम सुना होगा। 25 जुलाई 1992 को शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। 25 जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे, प्रख्यात राजनीतिज्ञ थे। 1952 से 1956 तक भोपाल के मुख्यमंत्री के तौर पे भी रहे हैं। 1956 से 1962 तक, फिर 1972 से 1974 तक कैबिनेट मंत्री के तौर पे भी काम किया है। कई पोर्टफोलियो का आयोजन भी इन्होंने किया है। 1992 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए और कानून का शासन के तौर पे, इसी समय नरसिम्हा राव की सरकार भी थी भारत में, तो बड़े स्तर का कार्य जो है इन्होंने किया है। इसके बाद KR नारायणन, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के तौर पे भी इन्हें जानते हैं। 25 जुलाई 1957 से 25 जुलाई 2002 तक जो है KR नारायणन जो है भारत के राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए। आप ये देख सकते हैं जो सामने कुछ तस्वीरें हैं राजेंद्र बाबू की, ये प्रारंभिक तस्वीरें हैं जो बिहार के चंपारण के सत्याग्रह के दौरान इनकी देखने को मिलती हैं। हम चंपारण भी जाएंगे, वहां से गांधी जी के सारे सत्याग्रहों को भी पढ़ाएंगे, उसके बारे में भी अगले भारत दर्शन में आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब देखिए, ये है राजनीति और ये राजनीतिक सूचिता जो हम उस दौरान की राजनीति और इस दौरान की राजनीति में एक बदलाव देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पे उभरने से पहले किस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने जीवन को एक तरीके से गाढ़ा, और बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग जो है भारतीय राजनीति में प्रवेश किए और उसका जो योगदान है भारत को पूरी तरीके से मिला। ठीक है, तो आपके सामने इस महान व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख फोटो है, देखते जाइए। तो KR नारायण के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये भी एक बड़े विद्वान थे, निपुण विद्वान थे, प्रख्यात राजनेता थे। इसके बाद IFS अधिकारी थे, भारतीय विदेश सेवा में थे और अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, चीन, तुर्की सहित विभिन्न देशों में राजदूत के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। देश के सबसे अच्छे राजनयिक के रूप में भी इनको हम जानते हैं। लोकसभा के सदस्य के तौर पे काम किया इन्होंने, कैबिनेट मंत्री के पद पर काम किया। 1997 में राष्ट्रपति बनने वाले KR नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने। बहुत समय तक सत्ता में रहे और फिर कार्यकारी राष्ट्रपति इन्होंने अपने आप को कहा। एक पथ प्रदर्शक के तौर पे इनका जो है जो ये अपने कार्यकाल में मानक प्रोटोकॉल तय करते हैं उस तौर पे जाना जाता है। राजनीतिक तौर पे देखें तो ये स्वतंत्र है, इन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी से अपनी संबद्धता जाहिर नहीं की। इसके बाद देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ ही राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस पद की गरिमा को, इसके सम्मान को बहुत व्यापक स्तर पे बैठा दिया। राजेंद्र बाबू के बाद देखा जाए तो एक बड़ा व्यक्तित्व सामने आया APJ अब्दुल कलाम के तौर पे, और भारत के राष्ट्रपतियों में सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, एक शिक्षाविद भी थे, परमाणु भौतिकी से जुड़े हुए थे, परमाणु मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। अग्नि जैसी मिसाइलों को और देश को मजबूत बनाने में, देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा योगदान है। भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत घनिष्ठता से काम किया। पोखरण द्वितीय में पूरा योगदान था। परमाणु कार्यक्रम, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना, भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। युवाओं में शिक्षा मूल्यों को बढ़ावा देना, इसको लेकर के जीवन पर्यंत अपने मृत्यु तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सक्रिय देखने को मिलते हैं। तत्पश्चात भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी बनती हैं 25 जुलाई 2007 को। ये भारत की महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बड़ा योगदान है, एक अगला चरण है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जुलाई 2012 तक देश की राष्ट्रपति के तौर पे सेवा देती हैं। 2004 से 2007 के बीच वो राजस्थान की राज्यपाल पद पर भी रहीं और तत्पश्चात जो है कांग्रेस की जो UPA 1 है उस समय लगातार काम किया इन्होंने। इसके बाद जो है हमारे प्रणब मुखर्जी, ये भी बहुत लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक थे। इस पद की गरिमा में कह सकते हैं बढ़ोतरी करने का काम किया। तो 25 जुलाई से 25 जुलाई 2017 तक प्रणब मुखर्जी साहब जो है देश के राष्ट्रपति के पद पर थे और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे, देश के विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। 1980 से 1985 के बीच राज्यसभा के नेता थे। इसके बाद 2004 से 2006 के बीच देश के डिफेंस मिनिस्टर थे। 2009 से 2012 के बीच विदेश मामलों के मंत्री थे, वित्त मंत्री थे और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी जो है कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपना गौरव बना रखा, यानी कि अदर पार्टी से होने के बावजूद भी इन्होंने इस पद पर बहुत अच्छे से कार्य को निभाया है। राज्य के एक निष्पक्ष राष्ट्रपति के तौर पे अपनी सेवा प्रदान की। राजनीतिक संबद्धता यदि इनकी देखी जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। इसके बाद वर्तमान राष्ट्रपति हमारे श्री महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं
और 25 जुलाई 2017 को पदभार संभाला इन्होंने। 1994 से 2006 तक रामनाथ कोविंद राज्यसभा के संसद के सदस्य थे। 2015 से 2017 तक बिहार के 35वें राज्यपाल के तौर पे थे। इसके बाद ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं जो के.आर. नारायण के बाद दूसरे दलित राष्ट्रपति के तौर पे हम इन्हें जानते हैं। और 16 साल तक वकील रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत का अभ्यास किया है इन्होंने 1993 से लेकर के, और वर्तमान में महामहिम भारत के राष्ट्रपति के तौर पे हैं। और कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत की प्रगति में भारत के राष्ट्रपति का एक अहम योगदान होता है। तो हमारे संविधान ने निश्चित तौर पे भारत के राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां नहीं प्रदान की हैं, क्योंकि हम संसदीय शासन प्रणाली वाले देश हैं। यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद का एक बहुत प्रमुख योगदान है। तो ऐसे में जो है हमें चीजों को समझना पड़ेगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। मैं हमेशा क्लासेस में आपको एक चीज समझाता हूं कि भारत में राष्ट्रपति का मतलब है मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल ही सारे निर्णय लेता है, सारे डिसीजंस लेता है। और भारत में मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के पद को सर्वोपरि बनाया गया है। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिस अनुच्छेदों के माध्यम से आप राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति को समझ पाएंगे। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का सर्वोच्च माना गया है, उन्हें कार्यपालिका का सर्वप्रमुख माना गया है। तो ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि भारत में राष्ट्रपति का पद नगण्य नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति की शक्तियों को कम किया गया। 42वें संविधान संशोधन से बहुत सारी शक्तियां राष्ट्रपति की खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी जब देश आपातकाल में होता है, आर्टिकल 52 देश में 352 देश में लगा होता है, या इसके अलावा राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां या जितने भी कार्य होते हैं सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये इस पद की गरिमा को प्रमुख बनाता है। विभिन्न प्रकार के पदों को राष्ट्रपति जी के द्वारा ही उस पदों पर बहुत प्रमुखों को राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो ऐसे में बहुत शोभनीय पद है। संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं जो भारत के राष्ट्रपति को समर्पित हैं, राष्ट्रपति भवन से मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। सभी आर्टिकल्स के बारे में व्यापक चर्चा होगी। कैसे राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है, कैसे क्या है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, कैसे देश के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है, और कौन कौन से आधार हो सकते हैं। तो इन विभिन्न पहलुओं पर हम डिटेल से समझेंगे, डिटेल से जानेंगे भारत की राष्ट्रपति भवन से, जहां पर राष्ट्रपति का आवास स्थल है नई दिल्ली से। तो भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में इस कार्यक्रम में मैंने आपको बताया। तो आप सभी को यहीं से मैं आप सभी से विदा लूंगा। एक नए अंक में हम मिलेंगे। तो भारत दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार ये कार्यक्रम के माध्यम से व्यवहारिक धरातल से मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। मेरे साथ आप वर्चुअल टूर करेंगे भारत के विभिन्न स्थानों का। आने वाले समय में भारत दर्शन के माध्यम से शिक्षा का कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहां पर मैं आपको सारी चीजें दूं ना। तो एक बड़े स्तर की जानकारी और ज्ञान के लिए लगातार हम निरंतर गतिशील रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। बिहार की धरती से विभिन्न अध्यायों को, बहुत इतिहास के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। मिलते हैं आप सभी को अगले भारत दर्शन के एपिसोड में। लगातार हमारे साथ बने रहिए और सारे भारत दर्शन के एपिसोड देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।